हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर हमें देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश के कर्नूल से। दरअसल में एक बस है जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु ट्रेवल कर रही थी, जिसमें 44 पैसेंजर्स थे। अब क्या होता है कि ये जो बस है एक बाइक से टकराती है। जो बाइक है वो बस के आगे वाले जो दो पहिए होते हैं उनमें अटक जाती है, जिस वजह से बस और बाइक के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो ड्रैग होता रहता है एंड साथ ही साथ वहाँ पे स्पार्क्स आने लग जाती हैं। एंड जो मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक था वहां से तेल लीक करने लग जाता है। एंड हो सकता है कि बताया जा रहा है कि बस का भी तेल थोड़ा लीक होने लग गया, जिस वजह से वहां पर आग लग गई। अब इस आग लगने की वजह से यहाँ पे 19 पैसेंजर्स की हमें यहाँ पे डेथ देखने को मिली है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी यहाँ पे हमें दुर्घटना हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये रात के लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की ये घटना है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर गलती किसकी थी? देखो, अभी यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है कि गलती किसकी थी, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं कि बस ने भी कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं किए थे। जैसे अगर हम बात करें, ये जो बस है ये दमन एंड दीव में यहाँ पे रजिस्टर्ड थी। और बस ने ना दरअसल में जो परमिशन मिली हुई थी वो सीट्स वाली बस की थी, जिसमें बैठने वाली सीट्स होती है ना, वो परमिशन थी इस बस को। पर इस बस ने क्या किया कि सीट्स हटा के यहाँ पर इस तरह से स्लीपर जो होता है ना, जहाँ पे आप लेट सकते हो आराम से, वो वाली बस में इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो बस के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ हद तक रूल्स फ्लोट किए थे। एंड दैट इज वाई मतलब इस तरह से यहाँ पे इनके ऊपर भी एक्शन होगा। बट अगर हम बात करें तो अभी इसका और जो फर्दर रीजंस हैं उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड हमें देखने को मिलेगा। देखो, ये जो इस तरह की बसेस बनाई जाती है ना, वैसे तो नॉर्मली सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे तरह से बनाने की कोशिश करी जाती है। बट उस टाइम किस तरह से ऐसा हुआ कि इतनी तेजी से आग लग गई कि लोग वहां से निकल ही नहीं पाए, या केवल कुछ ही लोग निकल पाए, बाकी लोग यहाँ पे उनकी बॉडीज बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गई। इस जो दुर्भाग्यपूर्ण हमें यहाँ पे घटना देखने को मिली है। दोस्तों, डेट है आज की 25 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो दिवाली ऑफर्स हैं वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। हमारे दिवाली ऑफर्स के मौके पे ऊपर सभी हमारे जो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज हैं, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी कोर्सेज के, उन सब के ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे आपका 2 ईयर कोर्स है पिनेकल एंड संकल्प, एंड सिमिलरली 1 ईयर कोर्स आपको पर हार और टाइटन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें 3 ईयर कोर्स की, तो वहां पर आपको प्रारंभ कोर्स आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इन तीनों मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हमारी टीम ऑफर करती है, इन सबके जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो सरंदा फॉरेस्ट के बारे में है। पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। देखो, जब हम बात करते हैं ना झारखंड की, तो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इस वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है जिसका नाम है सारंद या फिर सारंदा फॉरेस्ट, आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फॉरेस्ट है ना, बहुत लंबे टाइम से न्यूज में चल रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पर आपको बहुत शानदार पेड़ देखने को मिलते हैं। ये पेड़ और कोई नहीं, ये साल ट्रीज हैं। साल, जिसको हम हिंदी में शाल भी बोलते हैं या सखुआ ट्री भी आप बोल देते हो, तो वो ट्रीज आपको यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो ये वाला जो रीजन है आपका जो फॉरेस्ट वाला, यहाँ पर आपको बहुत भारी मात्रा में आयरन और मैंगनीज के आपको रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब उससे क्या हो रहा था, बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, पेड़ों को काटा जा रहा था। यहाँ पर आपके ट्राइबल भी रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका मुंडा ट्राइब हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें हो ट्राइब हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती थी। अब इनके भी राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इलीगल माइनिंग जो है उसको भी रोकना है, इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। फिर ये मुद्दा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास, वो फिर आगे मुद्दा जाता है फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अब यहाँ पे झारखंड की सरकार को बोला है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, इसको हम एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर पाए, जिसमें एलिफेंट्स हो गया, स्लॉथ बियर्स हो गया, इनको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसमें ना दरअसल में यहाँ पे 3 एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं, सो दैट इज वाई एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एलिफेंट्स की पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कम हुई थी पिछले कुछ टाइम्स में, एंड दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने के लिए, सिचुएशन बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे बोल दिया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है कि इलीगल माइनिंग की वजह से या लोगों के ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन गिरती जा रही है। फिर जैसे आपको 26% भारत के आयरन और रिजर्व यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो खूब सारी आयरन और मैंगनीज रिजर्व्स यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो हमारे ट्राइबल्स हैं ना, हो मुंडा आपके ट्राइबल जो ग्रुप हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान में उनका रखना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 5th शेड्यूल की भी, एंड उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके अंतर्गत इनको यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो इनको भी मिलने चाहिए। तो दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी है, यानी कि अपने कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को यहाँ पे साथ में लेके चलने की कोशिश करी है। झारखंड का कोशिश थोड़ा सा यहाँ पे ट्राइबल राइट्स के ऊपर और माइनिंग की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, इन्वायरमेंट की तरफ कम था, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिया है, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नोटिस भी कर पाओगे। बाकी जो मैंने आपको बताया, जो पेड़ है ये साल या फिर शाल सखुआ जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनकी जो लकड़ी होती है ना, बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही मजबूत लकड़ होती है इनकी, एंड दैट इज वाई इनका जो इस्तेमाल है आपके अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाने के अंदर किया जाता है, ठीक है। और ये जो साल ट्री है ये डेसिडियस ट्री है, एंड ये इंडिया, नेपाल और आपके आसपास के एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हार्डवुड है, मैंने बोला ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी जो लकड़ी होती है, एंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं अच्छी अच्छी बायोडाइवर्सिटी को। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेडिसिन के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है, रेलवेज के स्लीपर्स के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, एंड इनका इसके अलावा सॉइल एरोजन को रोकने के अंदर, एंड आपके एलिफेंट, डियर और बाकी बर्ड स्पीशीज को हैबिटेट प्रोवाइड करने के अंदर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। सब एक ना रिपोर्ट आई है हमारे सामने। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट निकालता कौन है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर असेसमेंट को या इस रिपोर्ट को निकाला जाता है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हर 5 साल के ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट निकाली जाती है। पहली बार निकाली गई थी 1948 में, एंड अब यहाँ पे इस तरह से इसको निकाला जाता है ताकि पता लग पाए कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे कितने कितने फॉरेस्ट हैं, कितनी तेजी से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, कितनी तेजी से फॉरेस्ट को वापस रीग्रो किया जा रहा है। उन सब चीज़ों को यहाँ पे ये देखता है। तो अभी जो 2025 में रिपोर्ट आई है ना, तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि भारत को यहाँ पे दुनिया भर में 9वां स्थान मिला है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। पिछले बार जब ये रिपोर्ट आई थी तब हमारा पोजीशन 10th थी। अब हमने बेहतर प्रदर्शन करते हुए हम 9th ओवरऑल हो चुके हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर। एंड अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया गेन मतलब इंप्रूवमेंट कितनी हुई, पहले से कितना इंक्रीज हुआ, तो वहां पर भारत दरअसल में आपका तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। अगर इसमें आप गेन की बात करो, दरअसल में चाइना और रशिया, इन दोनों देशों ने काफी अच्छा काम किया है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट को गेन करने में, फॉरेस्ट कितना बड़ा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो स्थान आता है वो भारत का आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम दोस्तों पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर के आसपास आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का एरिया का 32% है। यानी कि पूरी दुनिया का 32% एरिया फॉरेस्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब दुनिया की पॉपुलेशन आप जानते हो रफली 800 करोड़ के आसपास है, या आप 8 बिलियन के आसपास कह सकते हो। अब 8 बिलियन के आसपास दुनिया की पॉपुलेशन, एंड आपका फॉरेस्ट एरिया 4.14, तो लगभग आप कह सकते हो कि हर प्रति व्यक्ति पर्सन के ऊपर आधा हेक्टेयर आपको फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। समझे इस बात को, क्योंकि 8 बिलियन लोग है ना, एंड 4 बिलियन के आसपास आपका 4 बिलियन हेक्टेयर के आसपास फॉरेस्ट एरिया, तो हर बंदे पे आधा हेक्टेयर के आसपास आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, वो है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 45% फॉरेस्ट एरिया का जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही अकाउंट करते हैं। इसके बाद आपका बोरियल का नंबर आ गया, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर सब ट्रॉपिकल आ गया। तो इस तरह से ये नंबर्स हैं। बाकी अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो यूरोप में सबसे ज्यादा आपको टोटल फॉरेस्ट एरिया 25% देखने को मिलेगा। फिर अगर प्रपोर्शन की बात करें कि मात्रा में, तो साउथ अमेरिका में खूब फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दुनिया का 32% एरिया है फॉरेस्ट के अंदर, पर साउथ अमेरिका का लगभग आधा एरिया फॉरेस्ट से यहाँ पे ढका हुआ है। खासकर ब्राजील वगैरह मतलब कंट्रीज में खूब आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एंड दुनिया में 5 देश, रशिया, ब्राजील, कनाडा, USA, चाइना, ये 5 देश लगभग 54% ऑफ
वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इन 5 देशों में। पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे फॉरेस्ट ना के बराबर हैं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ऐसे 7 देश हैं। एक तो आपको फाकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि आपके साउथ अटलांटिक आर्कीपिलागो है एक तरह का। जिब्राल्टर, होली सी, मोनाको, नाउरू, स्वालबार्ड एंड जैनमेन आइलैंड, टोकिलियो, ये कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लगभग जीरो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। 50 के आसपास कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें 10% से भी कम आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब पता क्या है भाई, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें खूब सारे फॉरेस्ट हैं एंड कुछ देश ऐसे हैं जिनमें ना के बराबर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन पहले के मुकाबले कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे अगर हम 1990 से 2000 की बात करें ना, तो हर साल हमारा नेट लॉस ऑफ फॉरेस्ट का 10 मिलियन हेक्टेयर था, अब वो कम होके 4 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो चुका है। पर फॉरेस्ट बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें भी कमी आई है। जैसे अगर हम बात करें 2015 से 25 के बीच में, तो केवल 6 मिलियन हेक्टेयर हर साल हमने फॉरेस्ट को एक्सपैंड किया है। अगर हम इसको 2000 से 2015 की बात करते हैं, तो हर साल 9 मिलियन या 10 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हमारी ग्रोथ हुआ करती थी। तो ग्रोथ में भी एक कमी आई है। तो हाँ, हमने डिफॉरेस्टेशन को रोकने में अच्छा काम किया है, पर फॉरेस्ट एक्सपैंड उतनी तेजी से अब नहीं हो रहे जितनी तेजी से पहले हो रहे थे। ये तो बात होगी दोस्तों दुनिया की। भारत के अंदर क्या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत अब 9वें नंबर पे आ गया है टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर, और गेन के अंदर, गेन वाले केस में भारत तीसरे नंबर पर है, चाइना और रशिया के बाद। ठीक है, हमने हर साल लगभग 1,91,000 हेक्टेयर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत का टोटल फॉरेस्ट एरिया लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा, जो दुनिया के वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया का 2% के आसपास है। ठीक है, भारत में बैम्बू, रबर और इस तरह के जो ए फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स हैं, उनकी वजह से भारत का जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होती हुई हमें देखने को मिली है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर पीएम श्री। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पीएम श्री का मतलब क्या है? श्री का फुल फॉर्म है यहाँ पे स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप एक बात अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे ना हम अपने स्कूल्स को बहुत ही शानदार बनाना चाह रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए थे, तो डेफिनेटली हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही शानदार स्तर के हों। और ध्यान रखिएगा, अब स्कूल्स को शानदार बनाना है तो पैसा तो चाहिए होगा। पैसा कौन देगा यहाँ पे? देखो, ये एक अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पैसा सेंटर और स्टेट्स आपस में यहाँ पे शेयर करते हैं। वो स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ 60-40 में, मतलब 60% सेंटर पैसा देगा और बाकी 40% स्टेट्स देंगी। बाकी इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमालयन स्टेट्स में 90-10 रेशो आपको देखने को मिलेगा। एंड जहां पर यूटीज हैं बिना लेजिस्लेचर के, वहां ये 100-0 है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। अब ये पैसों के चक्कर में पता क्या हो रहा था कि जो केरला था ना, वो यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहा था पीएम श्री को। उसके बहुत सारे मतलब रिजर्वेशंस थे, क्योंकि इसका आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि जब भी सेंटर और स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो कई बार कुछ स्कीम्स के रिगार्डिंग उनके बीच में आपस में बनती नहीं है, कि क्रेडिट कोई और ले जाता है, पैसा इनका खर्च हो जाता है। सो दैट इज वाई केरला अभी तक इसका पार्ट नहीं था, बट फाइनली केरला सरकार ने यहाँ पे बोल दिया है कि वो पीएम श्री स्कूल का मतलब इसका यहाँ पे पार्ट बनने जा रहे हैं। अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि पीएम श्री के अंतर्गत आपके जो स्कूल्स हो सकते हैं वो एलिमेंट्री हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी हो सकते हैं, बस उनको यूडीआईएससी प्लस कोड यहाँ पे मिला होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे होता क्या है, हर एक मतलब हर ब्लॉक में या हर लोकल बॉडी के ऊपर मैक्सिमम 2 स्कूल्स ही हो सकते हैं। इसका पर्पस आप समझना, हम ऐसा नहीं चाहते कि सारे के सारे स्कूल बस एक ही स्टेट में बन जाए ना। हमने लगभग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करना है। ये वर्ड आप समझ रहे हो, द वर्ड इज अपग्रेड। हमें स्कूल बेहतर बनाने हैं, यहाँ कोई नया स्कूल नहीं बन रहा। तो होता क्या है ना, हम चाहते हैं कि स्कूल को बेहतर बनाना है, पर पूरी देश में बनाना है, ना कि सिर्फ एक स्टेट में। सो इसीलिए हर ब्लॉक या हर लोकल बॉडी में केवल मैक्सिमम 2 स्कूल्स ही हो पाएंगे। एक उनमें से एलिमेंट्री स्कूल हो जाएगा और एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल्स को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि क्या बेसिक चीजें हैं उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट वगैरह है। ठीक है, फिर वहां पे आपकी स्टेट सिटी में अभी केंद्रीय विद्यालय हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ये इंस्पेक्शन करेंगे अकॉर्डिंगली, फिर रिकमेंडेशन जाएंगी एंड उसके हिसाब से उस स्कूल को हम पीएम श्री स्कूल यहाँ पे घोषित कर देंगे। अब फायदा क्या होगा? देखो, जो स्कूल को यहाँ पे हम पीएम श्री स्कूल घोषित कर रहे हैं
वहाँ स्कूल बिल्डिंग बहुत शानदार बनेंगी, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे, साइंस लैब्स होंगी, वोकेशनल लैब्स होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे प्रावधान होंगे, आपको ग्रांट प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी ध्यान रखा जाएगा, मतलब कि आपके जो बाल वाटिका होती हैं, ठीक है ना, फाउंडेशनल स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन स्कूल्स इनको बनाया जाएगा, वहां पर जो आपका सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होगा, एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल होगा, तो एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें होंगी। बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि वो चीजें समझ पाएं, ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग भी यहाँ पे होंगी। इसके अलावा उनको मदर टंग के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे से चीजें पढ़ाई जाएंगी। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, करियर में गाइडेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब चीजें। तो हमारे कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो बहुत ही शानदार क्वालिटी के यहाँ पे बनने जा रहे हैं पीएम श्री के अंतर्गत। ध्यान रखना, नए स्कूल नहीं बना रहे, एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे बेहतर बना रहे हैं। बाकी गर्ल्स के लिए, बच्चों जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से हम शानदार बनाएंगे। एंड इसकी यहाँ पे मॉनिटरिंग होती रहेगी कि भाई आप अच्छे से काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, तो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से उनका प्रॉपर यहाँ पे असेसमेंट होता रहेगा। तो ये है पीएम श्री। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि केरला ने भी इसका यहाँ पे पार्ट बन चुका है पीएम श्री स्कीम का। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ईरान रेटिफाइज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बताता हूं एफएटीएफ के बारे में। आप सबने एफएटीएफ कई बार मतलब सुना भी होगा, मैंने भी कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको कि 1989 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द G7 कंट्रीज। अब इसका पर्पस क्या था कि भाई एक जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना और टेरर फाइनेंसिंग होती है, इसको रोकना। आगे जाके इसमें अंदर आपका जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनकी फाइनेंसिंग, उनकी फंडिंग को भी रोकना, ये भी इसका पर्पस बन गया। तो ये सारी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग, इन सबको रोकना इसका मेन रोल आपको बन जाता है। एंड इसीलिए एफएटीएफ की आपको लिस्ट देखने को मिलती है, जैसे एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट, राइट, एक आपको ग्रे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई बहुत ही मतलब खराब काम कर रहा है, इसके बातों को नहीं मान रहा बिल्कुल भी, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अदरवाइज एक बेसिक लेवल का इश्यूज हैं तो उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें आपको कुछ देश आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, म्यांमार भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग के केस अच्छे से काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा एफएटीएफ की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में, और आपका जो सेक्रेटरीट है वो ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया जाता है। इसमें आज के समय टोटल 39 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका भारत भी आपको एक मेंबर देखने को मिल जाएगा। इंडिया जो था वो 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बना था। ओईसीडी के हम मेंबर नहीं है, बट हम एफएटीएफ के डेफिनेटली आपको मेंबर देखने को मिल जाते हैं। चलो ये बात चलो समझ आई, ठीक है। बट इसमें आप अंडरस्टैंड ये करिएगा कि ईरान ने अभी पता क्या किया है। अब ईरान ब्लैक लिस्ट में है, अब तो ईरान अब चाहेगा कहीं ना कहीं कि ब्लैक लिस्ट से बाहर आए, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है जब इस तरह से उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ईरान ने यहाँ पर यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको ज्वाइन कर लिया है, मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए अपने यहाँ पे एक लॉ पास कर दिया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर समझिए इस कन्वेंशन को। ये कन्वेंशन दरअसल में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा लाया गया था 1999 के अंदर, और कोशिश ये थी कि भाई जो आपका टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है ना, चाहे स्टेट एक्टर है चाहे नॉन स्टेट एक्टर है, उनके द्वारा जो भी टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसके ऊपर एक रोक लगाई जाए। क्योंकि देखो, अगर आपको टेररिज्म से लड़ना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उसकी फंडिंग को एक तरह से रोकें। सो दैट इज वाई आपका फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए यहाँ पर ये यूएन का कन्वेंशन आता है, जिसको दुनिया में 188 कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें भारत ने भी डेफिनेटली इसको रेटिफाई किया हुआ है। अब ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान ने इस लॉ को रेटिफाई करके यही बताया है कि भाई हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म की फाइनेंसिंग को रोकने की, हम भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम भी टेररिज्म को यहाँ पे रोकें। सो दैट इज वाई ईरान ने यहाँ पे इसको रेटिफाई किया, क्योंकि ईरान के ऊपर आज के समय प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझे इस बात को। तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के माध्यम से जो भी टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको पनिश किया जाता है। कोई भी उसमें मदद करता है, कोई भी पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, कुछ भी इस तरह की चीजें, या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से किसी की डेथ होती है, सिविलियंस को इंजरी होती है, तो वो सब टेररिज्म के अंतर्गत हम काउंट कर लेते हैं, एंड वहां पे उसके हम पैसे को फ्रीज करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। तो ईरान ने भी इस पर्टिकुलर
कन्वेंशन को ज्वाइन करके ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम एक्चुअल में काफी ज्यादा सीरियस हैं टेररिज्म को रोकने के लिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये न्यूज में था एंड आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2025। अब सबसे पहली बात तो कि आखिर ये रिपोर्ट निकाली किसने है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार 2020 में इसका लॉन्च हुआ और इसको निकाला जाता है बाय WRI, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन एंड इसके अलावा 20 के आसपास और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बेजोस अर्थ फंड पार्टनर, इस तरह से 20 से भी ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती हैं जो ये रिपोर्ट निकालती है। क्या काम है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट का काम है कि भाई हमारा जो टारगेट है ना कि 2030 तक है ना, हमें यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे बेसिकली देखो हमारा जो हमने पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया, तो पेरिस एग्रीमेंट में यही तो बोला कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो मतलब सॉरी आपकी जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज है उसको हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकेंगे। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ क्या हम उस कॉन्टेक्स्ट में काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने बोल तो दिया है, तो हम अगले मतलब 5 साल यानी कि 2030 तक हम यहाँ पे इसको ट्रैक करेंगे। तो हर साल इस तरह से रिपोर्ट आती है। तो देखा यह जाता है कि भाई जो 2030 तक हमारा टारगेट है, मतलब ये तो टारगेट तो एंड ऑफ द सेंचुरी तक है, पर हम देखना चाह रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो इसका एक आपका कह लो कि बीच में जो सेंटर वाला टारगेट है, क्या हम उस टारगेट्स तक सही डायरेक्शन में चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। अभी कितना काम हो चुका है वर्सेस कितना काम करना चाहिए, उसमें कितना ज्यादा गैप है। टारगेट के पहुंचने में हम लाइन में है भी या नहीं है, या फिर टारगेट से हम अपने बहुत ज्यादा दूर हैं, वो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट हमें यहाँ पे बताती है। तो इस तरह से 42 इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे प्रोग्रेस चेक करती है, जैसे एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों के ऊपर। तो अभी यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है इसने बताया कि भाई अभी तो बहुत हम पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल भी हम यहाँ पे टारगेट अचीव करने के आसपास भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बताया, देखो ये डेटा ना आप मेंस में इस्तेमाल कर पाएंगे, समझना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2024 में ना कोल कंजम्पशन हाईएस्ट रिकॉर्ड पे था 2024 में। हालांकि अगर हम बात करें हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 50% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्पोजिशन भी बन चुका है। बट अगर हम बात करें क्या कोयले का इस्तेमाल कम हुआ है, ना भाई, कोयले का भी इस्तेमाल हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो कोयले के इस्तेमाल की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इंपैक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कोई साइन नहीं दिखा रही यहाँ पे कम होने का। पिछले 10 साल दुनिया में सबसे गर्म साल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट डबल हुई है, अच्छी बात है। पर अगर हम बात करें अभी भी आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ वेरिएशन ना रीजनल है, कुछ देशों ने यहाँ पे अच्छा काम किया है, पर अगर हम बात करें ना यूएसए की, खासकर यूएसए ने क्लीन एनर्जी के ऊपर खर्चे को अपने कम कर दिया है। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। और देखो आगे आगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप और आएंगे तो उन्होंने और ज्यादा बोला हुआ है कि मैं तो और कम करूंगा। तो ये भी थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप वाली जो बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसी ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि जो अभी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना क्लीन एनर्जी के अंदर, वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है भाई, देखो करना ये है कि हमें अपना चीजें तेजी से करनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोल को जो हम यहाँ पे कम कर रहे हैं ना, इसकी कम करने की रफ्तार को 10 गुना यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। हर साल हमें रफली 360 कोल फायर्ड प्लांट्स को रिटायर करना होगा और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंसिल करना होगा, तब जाके कोल खत्म हम इस्तेमाल इसका कर पाएंगे। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा और जितना हम कम कर रहे हैं उसमें 9 गुना यहाँ पे बढ़ोतरी करनी है। 9 गुना तेजी से हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जरूरत है 22 फुटबॉल फील्ड, मतलब जितना आप साइज समझो, हर मिनट 22 फुटबॉल फील्ड के आसपास हमें जो फॉरेस्ट है उनको बचाना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक तरह से वो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, आपके रेल, मेट्रो, बस लेन, इनको कंस्ट्रक्ट भी करना होगा। सरकारों को चाहिए कि यहाँ पे आपके इस तरह की मेट्रो वाली फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हों और उसको 5 गुना ज्यादा तेजी से काम करना होगा। अभी जितनी हम यहाँ पे मेट्रो और ये सब बना रहे हैं ना, उसको 5 गुना तेजी से हम बनाएंगे, तब जाके हम अपने टारगेट्स मीट कर पाएंगे। जैसे आप हर साल 1400 किलोमीटर कम से कम हम यहाँ पे अपना रेल, मेट्रो, बसेस इस तरह से बनानी होंगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, आप लोगों ने कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, डायरेक्ट एयर कैप्चर ये सब सुना होगा ना, तो इनको भी 10 गुना तेजी से यहाँ पे करना होगा। तो भाई इतना सारा काम करना है। इसके अलावा हर साल $1 ट्रिलियन हमें यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस में देना होगा,
ताकि हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम कर पाएं। तो ये कुछ बातें थी जो कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2025 का यहाँ पे बताई गई हैं। तो आई होप आपका जो आज का टॉपिक थे वो आपको समझ आए होंगे। अब बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, राइट। एंड इस तरह से आप अपने आंसर्स कमेंट से बता सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।